नमस्ते विद्यार्थियों, आपकी हिंदी विषय अध्यापिका मैं किरण प्रिया आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ रहे हैं आपकी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 का अध्याय बड़े भाई साहब। इस पाठ के लेखक है प्रेमचंद जी और इस पाठ को हमने 3 भागों में बांटा है। यह इसका तीसरा भाग है। आपकी पाठ्य पुस्तक से आप पृष्ठ संख्या निकाल सकते हैं। 59 से 63 तक हम इसे पढ़ेंगे। आप इससे पहले के वीडियो में भाग 1 में हमने और 2 में हमने देखा था कि जो लेखक है प्रेमचंद, उनका जो बड़ा भाई है वो किस प्रकार से बड़े भाई छोटे भाई को समझाता है, पढ़ाई का महत्व जीवन में कितना है और हमें कर्मठ रूप से पढ़ाई को करना होगा, क्योंकि ये एक प्रकार की नींव डली जाती है जो कि मजबूत बनाना जीवन में बहुत ही आवश्यक है। उसके लिए चाहे कितनी भी मेहनत करूँ, लेकिन पूरी तरह से व्यवस्थित रूप से इसको समझना जरूरी होता है। ऐसे ही बड़े भाई जो है वो इतनी पढ़ाई करते हैं, चाहे उसके लिए उनको 2 या 3 साल एक ही कक्षा में क्यों ना बैठना पड़े, क्योंकि उनको प्रॉपर तरीके से पढ़ना होता है। और फिर दूसरी बात, जब वो फेल हो जाते हैं और छोटा भाई जो होता है वो गर्व में इतराता है, या कहो कि जब उसको लगता है कि छोटे भाई इतना हर दिन जब मुझे लेक्चर देते हैं, समझाते हैं, फिर भी इस बार वो फेल हो गए, तो क्या मतलब, मैं खेलता कूदता हूँ फिर भी कक्षा में अव्वल आता हूँ, और वहीं बड़े भाई है जो कि पढ़ते रहते हैं लेकिन फिर भी वो फेल हो गए हैं। इस प्रकार से जब ये भी घटना हो जाती है दूसरी बार, तब बड़ा भाई उसको विभिन्न उदाहरण से समझाता है, पढ़ाई का महत्व बताता है, और ऐसे में जोश में आकर छोटा भाई एक टाइम टेबल बना लेता है। लेकिन आप जानते हैं कि टाइम टेबल बनाना और उसको फॉलो करना, उसको अपनाना जीवन में दोनों अलग अलग बातें होती है। वो उसको कर नहीं पाता टाइम पर, फिर वहीं उसका जी खेलने में और इधर उधर कहीं जाने में भटकता है। तो एक बार वो पूरा दिन वहीं गिल्ली डंडा अपने दोस्तों के साथ खेल कर आ जाता है। फिर क्या होता है देखते हैं कि फिर से एक सालाना इम्तिहान हुआ, यानी साल बीत जाता है, फिर परीक्षा होती है। कुछ ऐसे संयोग हुआ कि मैं फिर पास हो गया और भाई साहब फिर फेल हो गए। मैंने बहुत मेहनत की थी, पर न जाने कैसे दर्जे में अव्वल आ गया। मुझे खुद अचरज हुआ, भाई साहब ने प्राणांत तक परिश्रम किया था, यानी प्राण निकलने तक जी जो मेहनत लगाई, सब कुछ लगा दिया था। कोर्स का एक एक शब्द चाट गए थे। शब्द चाट जाना मतलब सब कुछ याद कर गए थे। 10 बजे रात तक इधर और 4 बजे भोर से उधर, यानी कि रात को एक तरफ कॉर्नर में बैठती तो सुबह तक वो दूसरे कॉर्नर में चले जाते थे, पर पूरी रात पढ़ते थे। 6 से 9:30 तक स्कूल जाने के पहले सुबह भी पढ़ते थे और बाद में भी पढ़ते थे। मुद्रा कांति हो गई थी, यानी एक ही जगह स्थिर हो जाते थे, पढ़ने के लिए उनका सिटिंग पावर हो गया। फिर मगर बेचारे क्या हो गए, फेल हो गए। मुझे उन पर बहुत दया आई। नतीजा सुनाया गया, वह तो बहुत रो रहे थे। यहाँ पर देखो, प्राणांत शब्द का अर्थ है प्राण लेने वाला, प्राणों का अंत करने वाला। इतनी जी तोड़ मेहनत की। और कांतिहीन, कांतिहीन का अर्थ क्या हुआ कि चेहरे की जो चमक थी, रौनक थी, वो पूरी तरह से दूर हो गई। ठीक है, चमक नहीं रही अब। तो वो जो मुद्रा थी एकदम ताजा मुद्रित होकर जब जिस कंडीशन से बैठते थे, वो अब ढीले से पड़ गई, इधर उधर गिरने जैसे हालत में वो बैठे रहते थे। और ऐसी स्थिति में जब उनसे देखा नहीं गया तो वो भी उनके साथ रोने लग गए थे। अपने पास होने की खुशी आधी हो गई। इस स्थिति से जो अपने पर कॉन्फिडेंस आया था, जो खुशी मुझे हो रही थी कि मैं पास हो गया, पर अब बड़े भाई के इस हालत को देखकर मेरी आधी हो गई। मैं भी फेल हो गया होता तो भाई साहब को इतना दुख न होता, लेकिन विधि की बात कौन टाले, यानी ये तो नियति में लिखा था, अब उसको कौन टाल सकता है। अगर मैं फेल हो जाता तो भाई साहब को इतना दुख नहीं होता, उनको लगता कि सही हुआ, क्योंकि मैंने तो इतनी मेहनत की नहीं थी। तो मेरे और भाई साहब के बीच में अब केवल एक दर्जे का अंतर रह गया था। पहले 3 साल का था, तो अब ये दूसरी बार और फेल हो गए, इसलिए अब सिर्फ 1 साल का अंतर रह गया है। मेरे मन में एक कुटिल भावना उदय कर गई कि बड़े भाई साहब का 1 साल जो है वो 1 साल और फेल हो जाए तो क्या होगा, तो मैं उनकी बराबर हो जाऊंगा। तो ये कड़वी बात जो थी ना उसके मन में आई। फिर वह जिस आधार पर मेरी फजीहत कर सकेंगे, अगर उन्होंने फिर फजती की, तो मैंने जो विचार किया वो उसमें इतना क्या था, लेकिन मैंने इस विचार को दिल से बलपूर्वक निकाल दिया। यानी आखिर वो बड़े भाई हैं, तो उनके खिलाफ ऐसी बुरी बातें कैसे सोच सकते हैं। आखिर वह मुझे मेरे हित के लिए मेरे विचार जो डांटते हैं, मेरे मेरे लिए डांटते हैं, मेरे भले के लिए तो डांटते हैं। मुझे इस वक्त अप्रिय लगता अवश्य, मगर यह शायद उनके उपदेशों का ही असर है कि मैं दनादन पास हो जाता हूँ, और इतने अच्छे नंबर से। यानी सिर्फ उनके इतने सारे लेक्चर देने की वजह से, शायद थोड़ा बहुत जब मैं पढ़ता हूँ उसी वजह से मैं इतने अच्छे नंबर से पास हुआ हूँ। अगर ये जरा भी नहीं कहते तो शायद मैं पास नहीं हो पाता। अब भाई साहब बहुत कुछ नरम पड़ गए थे। इतनी बार जब फेल होता है इंसान तो आखिर थोड़ा हार मान ही जाता है, थोड़ा शांत हो जाता है। कई बार मुझे डांटने का अवसर पाकर भी उन्होंने धीरज से काम लिया, क्योंकि ये अनुभव उनको हुआ तो लगा कि शायद छोटा भाई है, वो अपनी जगह सही है, इसलिए उसको नहीं डांटना है। शायद अब वह खुद समझने लगे थे कि मुझे डांटने का अधिकार उन्हें अब नहीं रहा, या रहा भी तो बहुत कम।
मेरी स्वतंत्रता भी बढ़ गई। मैं अपनी सहिष्णुता का अनुचित लाभ उठाने लगा। सहिष्णुता का अर्थ क्या है? सहनशीलता। यानी बड़े भाई साहब जितना सहनशील थे उतना ही उसका अनुचित लाभ मैं उठाने लग गया था। मुझे कुछ ऐसी धारणा हुई कि मैं पास ही हो जाऊंगा, पढ़ूं या नहीं पढ़ूं। मेरी तकदीर बलवान है। मुझे अपने किस्मत पर गर्व था और ये मेरे जहन में बैठ गया था कि मैं किसी भी रूप से पास हो ही जाऊंगा। इसलिए भाई साहब के डर से जो थोड़ी बहुत पढ़ लिया करता था वह भी अब बंद हो गया। मुझे कनके उड़ाने का, कनके यानी पतंगबाजी करने का बड़ा शौक था और अब जो सारा समय जो मेरे पास था वो सब मैंने पतंगबाजी के ऊपर भेंट कर दिया था। फिर भी मैं भाई साहब का अदब करता था। मन में उनकी श्रद्धा भाव था, उनका सम्मान मैं किया करता था और उनकी नज़र बचाकर कनकुए जो पतंग उड़ाने का काम था वो मैं कर ही लिया करता था। मांझा देने, कन्ने बांधने, पतंग टूर्नामेंट की तैयारी, सभी समस्या अब सब गुप्त रूप से हल की जाती थी। मैं भाई साहब को यह संदेह न करने देना चाहता था कि उनका सम्मान और लिहाज मेरी नज़र में अब कम हो गया है। हालांकि मैं ये समझ गया, पर मैं अब उनको ये एहसास नहीं दिलाना चाहता था कि मैं उनका सम्मान कम कर रहा हूँ। अदब यानी इज्जत। एक दिन क्या हुआ, संध्या के समय हॉस्टल से दूर मैं एक कनकुए लूटने बेतहाशा दौड़ा जा रहा था। जैसे ही समतल भूमि में उसने देखा कि एक पतंग कटता हुआ गिर रहा है। आंखें आसमान की ओर थी और मन जो था उस पतंग पर था, उस पे केंद्रित था, यानी आकाशगामी पथिक की ओर था, जो मंद गति से यानी धीरे धीरे झूमता पतन की ओर चला आ रहा था। पतन यानी जब मैं उसे पकड़ लूंगा तो वही उसका पतन हो जाएगा। तो इस प्रकार से वो पतंग झूमता हुआ आ रहा था। मानो, जैसे उदाहरण क्या दिया, मानो आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से नए संस्कार ग्रहण करने जा रही है। बालकों की पूरी सेना लगे और झाड़दार बांस यानी किसी भी तरह से उस पतंग को पकड़ सके, चाहे वो ऊंचा हो तो लंबे लंबे बांस लेकर वो उसका स्वागत करने के लिए दौड़ रही थी। पूरी सेना यानी बच्चों की पूरी पलटन, है ना। किसी को अपने आगे पीछे की खबर ही नहीं थी। इस प्रकार से वो उससे उसे प्राप्त करने के लिए दौड़ रहे थे। सभी मानो उस पतंग के साथ ही आकाश में उड़ रहे थे जहाँ सब कुछ समतल है, यानी वो जगह जो थी वो समतल एरिया था और वहां पर न तो कोई मोटर कार थी, न ड्राम था और न ही कोई गाड़ियां थी। साहब भाई सहसा क्या हुआ कि भाई साहब जो थे उनकी मुलाकात, उनकी मुठभेड़ उनसे हो गई। शाम का समय था और शायद वो बाजार से लौट रहे थे। उन्होंने वही हाथ पकड़ लिया और उग्र भाव से बोले, इन बाजारी लौंडों के साथ ढेले के कनके के लिए दौड़ते तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें इसका भी कुछ लिहाज नहीं कि अब निचली जमात में नहीं हो बल्कि 8वीं जमात में आ गए हो और मुझसे केवल एक दर्जे नीचे हो। आखिर आदमी को कुछ तो अपनी पोजीशन का ख्याल रखना चाहिए। इस प्रकार वो समझा रहे कि तुम अब छोटे नहीं हो, बड़ी कक्षा में हो, तो कम से कम अपना लिहाज रखो। एक जमाना था, अब इस प्रकार से वो विभिन्न उदाहरणों को देने लग जाते हैं कि एक जमाना था कि लोग 8वीं दर्जा पास करके नवाब तहसीलदार हो जाते थे। मैं कितने ही मिडिलचों को जानता हूँ जो आज अव्वल दर्जे के डिप्टी मजिस्ट्रेट और सुप्रीडेंट हैं। कितने ही 8वीं जमात वाले हमारे लीडर और समाचार पत्रों के संपादक हैं। बड़े बड़े विद्वान उनकी मातहती में काम करते हैं और तुम उसी 8वीं दर्जे में आकर बाजारी लौंडों के साथ कनके के लिए दौड़ रहे हो। मुझे तुम्हारी इस कम अक्ली पर दुख होता है। बड़ा अफसोस हो रहा है कि तुम इतने 8वीं में आने के बाद ऐसे खेल के कार्य को कर रहे हो। तुम जहीन हो, जहीन यानी प्रतिभावान हो, तुम्हारी बुद्धि तीव्र है, इसमें शक नहीं, लेकिन वह जह यानी तुम्हारी बुद्धि किस काम की, जो हमारे आत्मगौरव का यानी अपना खुद के सम्मान का ध्यान नहीं रखे, उसकी हत्या कर डाले। तुम अपने दिल में समझते होंगे मैं भाई साहब से महज एक दर्जा नीचे हूँ और अब उन्हें मुझको कुछ कहने का हक भी नहीं है। लेकिन तुम्हारी ये गलत बात है, यानी तुम्हारी ये गलती होगी। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और चाहे आज तुम मेरी ही जमात में आ जाओ या फिर कहो कि जो परीक्षक है वह यही हाल है, जो निसंदेह अगले साल तुम मेरे समकक्ष हो जाओ। अगर ऐसी तरह से परीक्षक ये हाल करते रहे तो शायद अगले साल तुम मेरे बराबर भी हो सकते हो, यानी तुम मेरे साथ 9वीं कक्षा में भी आ जाओगे और शायद 1 साल बाद मुझसे आगे भी निकल जाओ। लेकिन मुझ में और तुझ में जो 5 साल का अंतर है वह तुम क्या खुदा भी नहीं मिटा सकता। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और हमेशा रहूंगा। मुझे दुनिया का और जिंदगी का जो तजुर्बा है तुम उसकी बराबरी नहीं कर सकते, चाहे तुम MA और D फेल और D लीट ही क्यों न हो जाओ। समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती, दुनिया देखने से आती है। हमारी अम्मा ने कोई दर्जा नहीं पास किया, दादा भी शायद 5वीं-6वीं जमात के होंगे, जमात से आगे नहीं गए होंगे, यानी उन्होंने केवल 5वीं-6वीं ही शायद पढ़ी होगी। लेकिन हम दोनों चाहे दुनिया की जितनी भी विधा है पढ़ डाले, अम्मा और दादा को हमें
समझाने और सुधारने का अधिकार हमेशा रहेगा। वो बड़े हैं, वो हमें समझाएंगे, हम उनकी बराबरी नहीं कर सकते। केवल इसलिए नहीं कि वे हमारे जन्मदाता हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें दुनिया का सबसे ज़्यादा तजुर्बा है और रहेगा। अमेरिका में किस तरह की राज्य व्यवस्था है और 8वें हेनरी ने कितने विवाह किए और आकाश में कितने नक्षत्र है, ये बातें चाहे उन्हें न मालूम हो, लेकिन हजारों ऐसी बातें हैं जिनका ज्ञान उन्हें हमसे और तुमसे ज़्यादा है। इस प्रकार बड़े भाई साहब अपने माता पिता की सीख, समझ और तजुर्बे की बात बच्चे को यानी कि लेखक को बता रहा है। तजुर्बा यानी अनुभव। देव ना करे यानी ईश्वर ना करे आज मैं बीमार हो जाऊं तो तुम्हारे हाथ पांव फूल जाएंगे यानी तुम घबरा जाओगे। दादा को तार देने के सिवा तुम्हें और कुछ न सूझेगा। तुम्हें क्या लगेगा कि बड़ों को मैं बता दूं कि बीमार हो गया, तुम अपनी तरफ से कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन तुम्हारी जगह अगर दादा हो तो किसी को तार न दे, न घबराएंगे और न ही बदवास होंगे यानी हिचकिचाएंगे, घबराएंगे। पहले खुद मर्ज पहचान कर इलाज करेंगे, उसमें सफल न हुए तो किसी डॉक्टर को बुलाएंगे। बीमारी तो खैर बड़ी चीज है, हम तुम तो इतना भी नहीं जानते कि महीने भर का खर्च महीना भर कैसे चलाए। जो कुछ ज्यादा भेजते हैं उसे हम 20-22 का खर्च कर डालते हैं, 20-22 तक खर्च कर डालते हैं और फिर पैसे पैसे के मोहताज हो जाते हैं। पैसे पैसे के मोहताज का अर्थ होता है बहुत गरीबी स्थिति में आ जाते हैं। नाश्ता बंद हो जाता है, धोबी और नाई से मुंह चुराने लग जाते हैं। मुंह चुराना यानी उनका सम्मुख नहीं जा पाते हैं। लेकिन जितना आज हम और तुम खर्च कर रहे हैं उसके आधे में दादा ने अपनी उम्र की उसका बड़ा भाग इज्जत और नेक कामी अच्छे काम के साथ निभाया है और कुटुंब का पालन भी किया है, जिसमें सब मिलाकर 9 आदमी थे। अपने हेड मास्टर साहब को भी देख लो, यानी वो अलग अलग उदाहरण दे रहे हैं। एमए है कि नहीं, और यहाँ के एमए नहीं ऑक्सफोर्ड के, यहाँ के नहीं ऑक्सफोर्ड से एमए की उन्होंने। 1000 रुपये पाते हैं। उनको कितना मिलता है? 1000। लेकिन उनके घर का इंतजाम कौन करता है? उनकी बूढ़ी माँ। हेड मास्टर साहब की डिग्री यहाँ बेकार हो गई ना, कि उनका घर का इंतजाम, पैसे का इंतजाम बूढ़ी माँ कर रही है और सिर्फ 1000 रुपये लेके आते हैं, तो घर का खर्च तो नहीं चलता। पहले खुद घर का इंतजाम करते थे, खर्च पूरा नहीं पड़ता था, कर्जदार हो गए थे, यानी वो उधार लेकर आते थे। अब फिर इतना कर्ज जब सर पे चढ़ेगा तो बंदा परेशान होगा, चिंतित होगा, नींद उड़ जाएगी। तो जब से उनकी माता ने वो प्रबंध संभाल लिया, अपने हाथ में ले लिया और घर में इस प्रकार लक्ष्मी आ गई थी। तो भाईजान, यह गरूर दिल में जो है उसको निकाल लो। किस बात का है आपके दिल में ये गुरूर, ये घमंड कि तुम मेरे समीप आ गए हो और अब स्वतंत्र हो। मेरे देखते तुम बेराह न चलने पाओगे, यानी मेरा तुम पर यह अधिकार है, मेरा कर्तव्य है कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूं और जितना मेरा हो सके मैं तुम्हें गलत रास्ते पे नहीं जाऊंगा। अगर तुम यह न मानोगे तो मैं थप्पड़ दिखाकर, वो बताते हैं कि मैं इसका प्रयोग भी कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हें मेरी बात जहर लग रही होगी, जहर लगना यानी बहुत बुरी लग रही होगी। ये बात सुनकर लेखक को बहुत शर्मिंदा महसूस हुआ और वो कहते हैं कि मैं उनकी इस नई युक्ति से नतमस्तक हो गया। इस प्रकार जब उन्होंने अपने माता पिता और अपना उदाहरण दिया तो वो मेरी आंखों में श्रद्धा से भर गए और मैं उनका जो आदर करता था वो ऊंचा स्तर पे बढ़ गया है, यानी आदर पूर्वक मैं उनसे नतमस्तक हो गया, उनके आगे झुक गया था, अपनी गलती मान गया था। मुझे आज सचमुच अपनी लघुता का अनुभव हुआ, यानी मुझे एहसास हुआ कि मैं वास्तव में कितना छोटा हूँ, कितना लघु हूँ। और भाई साहब के प्रति मेरे मन में श्रद्धा उत्पन्न हो गई, यानी उनसे प्रेम भाव, श्रद्धा का भाव मेरे मन में जग गया। मैंने सहज सजल आंखों से कहा, हरगिज नहीं, यानी इस प्रकार से वो बहुत ही भावुक हो गए थे और उनका उत्तर वो देते हैं कि ऐसा नहीं है, आपको अधिकार है, आप जो कुछ फरमा रहे हैं वह बिल्कुल सच है और आपको उसके कहने का भी अधिकार है। भाई साहब ने मुझे गले से लगा लिया, यानी प्रेम से उनको आलिंगन कर लिया और बोले, मैं कनके उड़ाने को मना नहीं करता, मेरा भी जी लल जाता है, लेकिन करूँ क्या? खुद बेराह चलूँ? अगर मैं भी इस तरह से काम करने लग जाऊंगा तो तुम्हारी रक्षा कौन करेगा? तुम्हें सही रास्ता कौन बताएगा? और यह कर्तव्य तो मेरा है ही है, मेरे सिर पे तुम्हारी जिम्मेदारी का कर्तव्य जो है। बेराह चलना यानी किसी एक निर्देशित राह पर न चल के कहीं भटक जाना, तो कोई कार्य होगा नहीं। संयोग से उसी वक्त एक कटा हुआ कनकुआ हमारे ऊपर से गुजरा। उसकी डोर जो थी वो लटक रही थी। लड़कों का एक गोल यानी समूह पीछे पीछे दौड़ा चला आ रहा था। भाई साहब लंबे है ही, उछलकर उसकी डोर पकड़ ली और बेतहासा हॉस्टल की ओर दौड़े। मैं भी पीछे पीछे उनके पीछे दौड़ रहा था। इस प्रकार से ये कहानी यहीं समाप्त होती है।
उम्मीद है आपको इसके संदेश या इससे आप प्रेरणा लेकर अपने जीवन को भी साकार कर सकते हैं। अपने कार्य को, अपनी दिनचर्या को एक समय के रूप में बांधें और नियमित रूप से उसको अपने जीवन में अपनाएं, ताकि हर कार्य को आप समय दे सकें और अपने जीवन को, अपने लक्ष्य को साकार, सफल होता देख सके। तो हम एक नए अध्याय में, तब तक खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। धन्यवाद।